हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल एविडेंसेस की। लेक्चर नंबर 3 है ये। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी एनएफएटी के कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री ऑनलाइन कोर्स है ये, जिसमें आप बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंडर में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब कवर करेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एविडेंसेस के बारे में। क्लासेस कब कब होती है मैं आपको शेड्यूल बता दे रही हूँ। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, TTS वाले जितने भी डेज हैं, इन डेज में मेरी क्लासेस होती हैं। शाम को 6 बजे आपको लेक्चर मिलता है, तो आपको रेडी रहना है। उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। फ्री हो जाना 6 बजे, कोई भी काम कर रहे हो तो फ्री होकर पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। अब एक बात सुनो, जो आपका एनएफपीटी का सिलेबस है, ठीक है, तो आप किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई किया हो, चाहे वो एमएससी है, बीएससी एमएससी है, एमएससी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी या जनरल फॉरेंसिक साइंस है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, अगर उन सभी में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस एज अ सिलेबस में इंक्लूडेड है तो आपको ये लेक्चर्स देखने हैं। ये सभी के लिए है, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं है कि मैं बोलूँ कि एमएससी वालों के लिए है या बीएससी वालों के लिए। ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनके भी सिलेबस में बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस है। और आप मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ लोगे उतना सफिशिएंट है। आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको अलग से जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस पढ़ो। और बायोलॉजी जो है मैं अपने सेकंड चैनल पर पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी बाय प्रियांशी वाले चैनल पर, तो बायोलॉजी वहां से पढ़ो। और ऐसे करके आप अपने बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक प्रिपेयर कर लोगे। बचा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये भी प्रोवाइड कर दूं। अगर करवा पाई तो ठीक, नहीं तो ये आप अपने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स रहेंगे आपका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्कैनिंग, फॉरवर्डिंग, ठीक है। फिर चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो एविडेंसेस होते हैं उनको हम पैकिंग फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो बाकी के आप टॉपिक्स देख रहे हो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये टुमारो, कल की यानी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फिंगरप्रिंट के बारे में, हेयर एंड फाइबर के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ने से पहले फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैं यहाँ पर 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स को ना फोरेंसिक की फील्ड में एंटर तो होना है, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड से हैं, ना फैमिली में कोई फोरेंसिक वाला है, ना कोई रिलेटिव है, ना कोई हमारा फ्रेंड है, ना कोई जूनियर है ना सीनियर है जो है बताए कि इस फील्ड में क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या हमें स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। आपको यूजुअली लोग मिसलीड करने के लिए बैठे हुए हैं, बट मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर 1-on-1 गाइडेंस दूंगी। आप मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। पूरे 1 ईयर के लिए ये रहेगी गाइडेंस। मैं आपको प्रॉपर एक रास्ता बताऊंगी, सही रास्ता बताऊंगी कि इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना कैसे है। जब आप एक प्रॉपर रास्ते पर जाओगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दिस फील्ड। और आपका जो भी ड्रीम है, एक इन्वेस्टिगेटर बनने का, फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने का, फोरेंसिक लैब्स में जाने का, सीबीआई में जाने का, आईबी में जाने का, जो कुछ भी आपके ड्रीम्स है वो फुलफिल जरूर होंगे। बट अगेन आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी तभी आप कर पाओगे। एक गलत स्टेप और आपका पूरा का पूरा करियर स्पॉइल हो सकता है। इसीलिए रजिस्टर्ड नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मुझसे पर्सनली बात करो। जितने भी डाउट्स हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पेशलाइजेशन, कौन सा फील्ड अच्छा है, कैसे जॉब मिलेगी, ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करो और मुझसे पर्सनली बात करो। क्लियर। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले तो फिजिकल एविडेंस क्या है। फिजिकल एविडेंस बड़ी सिंपल सी चीज, कोई फिजिकल एंटिटी यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं, ये भी फिजिकल एविडेंस है, ये भी फिजिकल एविडेंस है। हर चीज जो आपके आसपास है, जो आप टच कर सक रहे हो, जो आप देख सक रहे हो, दैट इज अ फिजिकल एविडेंस। और हम उसको फिजिकल एविडेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको प्रूफ या डिस्प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल एविडेंस करता क्या है, ये क्राइम के बीच में, ठीक है, जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है उनको लिंक करता है। जैसे मान लो मेरे पास में ये ईयरफोन्स हैं, ठीक है, ये ईयरबड्स है मेरे पास में, और ये एक ईयरबड मेरा यहाँ छूट गया क्राइम सीन पे, और
और ये कहीं और मिला, तो ये बताता है कि ये ईयरबड आपका है, यानी कि मेरा इस क्राइम सीन से कुछ ना कुछ जो है ताल्लुकात रहा है, लिंक है। समझ गए बात को? तो ये लिंक करता है सस्पेक्ट को, क्रिमिनल को विक्टिम से, विक्टिम को क्राइम सीन से, क्राइम सीन को सस्पेक्ट से। तो ऐसे करके जो है सबका आपस में लिंक रहता है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, इट कैन लिंक द क्रिमिनल टू क्राइम सीन बाय वेरियस ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द टू। वेरी सिंपल, any physical evidence will link criminal to a crime scene if they have got any of the substance there, transfer substance is present there. Okay, is that clear everyone? Now let's move forward. There are various types of physical evidences depending on the type, depending on the nature of the evidence. So first of all, we will divide all the physical evidences in three categories specifically. First is biological, second is chemical, and third one is physical evidences. What do you mean by biological? Something related to life. Bio means obviously something related to living, something related to life. That means all the evidences belong to a living person, living human being, living animal, or a living thing. Is that clear? Something related to life. तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्लड। भाई ब्लड जो है किसके अंदर होता है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा ना। ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, प्लांट मटेरियल, टिश्यू। टिश्यू वो वाला टिश्यू नहीं जो हमें हाथ पोंछने काम आता है, टिश्यूज, सेल टिश्यू, ये बॉडी के टिश्यूज हमारे, ठीक है। हेयर, पॉलन ग्रेन, ठीक है। दीज ऑल आर बायोलॉजिकल एविडेंसेस बिकॉज दीज ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? Now second is chemical evidence. Again very simple, chemical evidence, chemicals like chemicals, acid, bases, drugs, medicine, toxins, explosives, etc. Third is physical evidence. What are physical evidence? Like we divide basically majorly two categories, biological and chemical. Rest all the evidences comes in physical category only, like tools, weapons, impressions, footprint, fingerprint, tool marks, bite marks, tire marks, trace marks, in which we come trace evidences like hair, fiber, glass piece, paint chips, etc., cartridge. Each and everything comes under physical evidence, जिसे हम भेजते हैं फिजिक्स डिवीजन में, ठीक है, टूल्स वगैरह को। अब देखो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब आ जाओ यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ एविडेंस. व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ द एविडेंस इज मेड अप ऑफ? फॉर एग्जांपल, इट इज अ पेंट एविडेंस, और इट इज अ ब्लड एविडेंस, wood evidence, metallic evidence, glass evidence, plastic evidence, or a paper evidence. Clear? So type of material of evidence. Next is on the basis of physical state. Okay, now on the basis of physical state, अभी तक हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे. सॉलिड एविडेंस, लिक्विड एविडेंस एंड गैसियस एविडेंस. सिंपल तीन स्टेट होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, वो छोड़ दो, अभी एक जो चौथी आपके दिमाग में आ रही है उसको छोड़ दो, मेजर तीन होती हैं. तो सॉलिड में क्या आ जाएगा? कार्ट्रिज केस, फायर आर्म, ग्लास, टूल्स, क्लोथिंग, पेपर. लिक्विड एविडेंस में क्या आएगा? ब्लड, ठीक है, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, एल्कोहल. इसके बाद में गैस एविडेंस में गैसेस आएंगी, ठीक है, सैंपल ऑफ गैसेस, वेपर्स जो क्राइम सीन से कलेक्ट करे गए हैं. कोई आगजनी का केस है, यानी आग लगी है, वहां पे गैसेस प्रेजेंट होती है, वो गैसेस कलेक्ट की जाती है, जिससे पता लगा सकते हैं कि भाई ये क्राइम हुआ कैसे है, रीजन क्या है इस क्राइम का, मतलब आग कैसे लगी है. तो वो गैसियस सैंपल्स होते हैं. इज दैट क्लियर? समझ में आ गए? तीन तरीके के हमने डिविजन्स करे उसके, वो आपको समझ में आ गए. तो ये मेजरली हम डिवीजन करते हैं फिजिकल एविडेंसेस में. अब फिजिकल एविडेंस में आप ये समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है, एनीथिंग, कुछ भी आपको अगर उस क्राइम सीन पे मिल रहा है वो फिजिकल एविडेंस है, अगर वो प्रूफ या डिस्प्रूव करने में उपयोग किया जा सकता है तो. ठीक है, ओके, वन मोर थिंग, आई जस्ट वांट टू नो दैट आर यू गाइस कंफर्टेबल विद माय लैंग्वेज और नॉट? आर यू कंफर्टेबल इन कंप्लीट इंग्लिश, या फिर मैं कंप्लीट हिंदी में पढ़ाऊं, or you are okay with whatever I am teaching, however I am teaching? Is that clear? तो मुझे tell me in the comment section कि आप क्या prefer करते हो, which language do you prefer, और किस में comfortable हो. So I will change that manner of teaching. मैं उसी हिसाब से फिर पढ़ाऊंगी, जैसे ही आप लोग चाहते हो मैं वैसा ही पढ़ाऊंगी. ओके, तो सबसे पहले अब आ जाओ यहाँ पे, हम आते हैं चेन ऑफ कस्टडी. चेन का मतलब क्या होता है? चेन होती क्या है? चेन चेन चेन, मेरे पास तो चेन भी नहीं है भाई, इतने गरीब है, कोई बात नहीं, यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे. चेन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये ऐसे इनफाइनाइट ऐसी चेन जुड़ती 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 जाती है चेन। अब कस्टडी का मतलब क्या है? कस्टडी मतलब किसके पास में है, सिंपल, चेन ऑफ कस्टडी। तो यहाँ पे एविडेंस की कस्टडी की बात हो रही है। किसकी कस्टडी की? एविडेंस की, है ना, कि ये एविडेंस था, ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में सबसे पहले आया, मैंने जो है अपने ऊपर के लेवल के अधिकारी को दिया, उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारी को दिया, ऐसे 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 ये पास होता गया, चेन बनती गई बनती गई बनती गई। दिस इज चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है, इसकी कस्टडी चेंज होती गई। तो बेसिकली क्या होता है, चेन ऑफ कस्टडी बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन का। अब मेरे हाथ में ये फोन आया, अब मैंने किसको दिया, वहां से किसके पास गया, फिर किसके पास गया, फिर किसके पास गया, ये सब रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए। हो सकता है कि मैं ना यहाँ से किसी और को धीरे से खिसका दिया, उसने फोन बदल के दूसरा फोन दे दिया, तो कैसे, कौन जिम्मेदार होगा एविडेंस के बदलने के लिए, कौन, कैसे पता चलेगा? इसीलिए अगर एविडेंस एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है, दूसरे से तीसरे हाथ जाता है, जिसके भी पास में गया है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, और कहाँ गड़बड़ी हुई वो उसके थ्रू रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ मस्ट टू अश्योर कोर्ट ऑफ लॉ दैट द एविडेंस इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक है ये मैं प्रूव करना पड़ता है। दैट इज इट इज द सेम एविडेंस सीज्ड एट द क्राइम सीन। मैंने क्राइम सीन से कलेक्ट करा, मैंने बोला लो इसको रख लो, ठीक है, पैक कर लो, इसने पैक करा, पैक करके उसने तीसरे को दिया, तीसरा जो है वो एफएसएल लेके गया। तो ये जो है चेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स में। ये एक एक नाम होता है, मैंने कलेक्ट करा, इसने पैक किया, उसने प्रिजर्व किया, और वो चौथा आदमी जो है वो एफएसएल तक दे के आया। एफएसएल में किसके हाथ में गया वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो चेन ऑफ कस्टडी शेल एटलीस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या होना चाहिए इस इन्फॉर्मेशन में? यूनिक आइडेंटिफायर्स, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द सैंपल कलेक्टर। किसने कलेक्ट करा है? सबसे पहले मैंने कलेक्ट करा है, आई वाज द इन्वेस्टिगेटर, आई कलेक्टेड द एविडेंस, so my name should be mentioned and my signature should be there, okay. Official address and contact number, my official address, my contact number. Name of the recipient, who is receiving the same evidence, I am giving this evidence to this person, I am giving this evidence to Ram Kishore, ठीक है, Ram Kishore is accepting, is the recipient, so the name of the recipient should also be mentioned. Is that clear? आगे बढ़ते हैं अब हम। चेन ऑफ कस्टडी में और भी पॉइंट्स हैं। लेबोरेटरीज एड्रेस ऑफ ईच सैंपल, पूरा लेबोरेटरी का एड्रेस होना चाहिए। यूनिक आइडेंटिफायर एंड मैट्रिक्स, नेम एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, कितने बजे कितने किस तारीख को कलेक्ट हुआ ये होना चाहिए। सिग्नेचर, जितने लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, जितने लोग होते हैं ना यहाँ पे कि आई विटनेस कौन कौन था, उनके भी सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, और डेट और टाइम होना चाहिए। डेट एंड मेथड ऑफ डिलीवरी, कब डिलीवर हुआ और कैसे, किसने डिलीवर किया, कैसे डिलीवर किया, ये भी होना चाहिए। ऑथराइजेशन फॉर एनालिसिस ऑफ सैंपल, और कोई अदर इंफॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट है उस सैंपल में तो फिर वो भी मेंशन होना चाहिए। क्लियर है ये चेन ऑफ कस्टडी के बारे में। अब हम अलग अलग एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे पैक करते हैं, बच्चों आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूजुअली मैं बता रही हूँ इस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो नॉन फॉरेंसिक बैकग्राउंड से हैं, जिनको बिल्कुल भी फॉरेंसिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी अगर आ जाएगा तो आपको नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकता है। एक जनरल बेसिक क्वेश्चन कि ब्लड को हम किसमें कलेक्ट करते हैं जिससे कि वो कोएगुलेट ना हो। तो एक फॉरेंसिक बैकग्राउंड का बच्चा इजीली कह देगा कि हम लिक्विड ब्लड को वाइल में कलेक्ट करते हैं जिसमें ईडीटीए प्रेजेंट हो, सो दैट इट डज नॉट गेट कोएगुलेटेड। ये हमें पता है, यानी फॉरेंसिक फील्ड को पता है, बट जनरल बच्चे को नहीं पता है। तो देखो क्या होता है, जैसे ब्लड हमें यूजुअली कोई भी तरीका का क्राइम सीन होगा वहां मिलेगा, खून तो मिलेगा ही, मेन एविडेंस होता है ब्लड। अब ब्लड बहुत तरीके से हो सकता है ब्लड का पूरा पूल प्रेजेंट हो, ढेर सारा खून ही खून डला हो, पॉसिबल। और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वी ओनली गेट सम स्पैटर पैटर्न, किसी को गोली मारी तो दीवार पे सिर्फ पैटर्न्स मिले हों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई शॉट मिली हो जिसमें ब्लड ही ब्लड हो, कपड़े मिले हो ब्लड ही ब्लड हो, चाकू मिला हो ब्लड ही ब्लड हो। सो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं। तो हम अलग अलग तरीके के ब्लड को अलग अलग तरीके से पैक करते हैं। कैसे करते हैं सुनो। व्हेन प्रेजेंट ऑन एब्जॉर्बेंट
ऑब्जेक्ट एब्जॉर्बेंट, जहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है ब्लड, तो हमने क्या करा, हमने उस स्टेन्ड पार्ट को कट करा, जैसे टी शर्ट है, ठीक है, हमने उसको कट करा, उसको हमने ड्राई करा। अब बैठ के फूक मार के ड्राई नहीं करने लगेंगे, जनरली वो है एयर ड्राई हो जाता है, तो वहां पे एयर ड्राई करने रख दिया हमने, बाकी का काम जब तक हमने अपना किया, ठीक है। कट द कंट्रोल सैंपल एंड पैक ऑल द मटेरियल सेपरेटली। हाँ ठीक है, देखो हमने जो है कट किया, एयर ड्राई किया और उसको हमने पैक कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, लार्ज ब्लड स्टेन्ड आइटम्स जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े, मान लो कि कोई कबर्ड है, अलमारी है, अलमारी के ऊपर बहुत सारा ब्लड है, तो हम पूरा का पूरा नहीं ले जा सकते ना, कि हम पूरी अलमारी उठा के नहीं ले जा सकते हैं, हम क्या क्या फोरेंसिक लैब में तो फिर जमघट लग जाएगा, इतना सारा सामान भेजेंगे हम, तो वो नहीं कर सकते हम। इसलिए क्या करेंगे, हम उसको क्लीन कॉटन से, ठीक है, कॉटन स्वैब्स में उसको हम लेंगे, कॉटन स्वैब्स होते हैं, उसमें हम कलेक्ट करेंगे और उसको फिर हम डब्बी में डालेंगे, पैक करेंगे और वो हम भेजेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा अलमेरा नहीं जा सकता है। वेपन्स जा सकते हैं, कि नाइफ है तो नाइफ को पैक कर लो, वैसे का वैसे नाइफ पैक कर लो, ठीक है। कोई लकड़ी है, जूते हैं, उनमें है जो ब्लड स्टेन्स है, तो वो सब पहुंच सकते हैं, छोटे छोटे आइटम्स, तो लार्ज आइटम्स नहीं पहुंच सकते। इसके बाद में नॉन एब्जॉर्बेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मान लो ब्लड गीला है, वेट ब्लड इज प्रेजेंट, लार्ज अमाउंट है, तो हम ब्लड को क्या करते हैं, हम ब्लड को लेते हैं और हम बाइल में डालते हैं, ठीक है। बाइल्स क्या होता है मैं आगे दिखाऊंगी, सिर्फ प्लास्टिक का पतला सा ट्यूब होता है, उस बाइल्स में हम डालते हैं, उसको पैक कर लेते हैं, ठीक है। मान लो बहुत छोटे से अमाउंट में प्रेजेंट है, ये ब्लड पूल की बात हो रही है, वेट ब्लड यानी ब्लड पूल, एकदम पूल बना ढेर सारा, तो हमने उसमें से थोड़ा सा उठाया, ठीक है, उसका पाइपेट का यूज करके, डिस्पोजेबल पाइपेट का यूज करके हमने वाइल में भरा, उसको बंद करा, ठीक है। ईडीटीए वाला वाइल्स आता है, ईडीटीए वाले वाइल की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि ब्लड हमें पता है कि कोएगुलेट हो जाएगा कुछ देर में, तो हमें उसको नॉर्मल कंडीशन में भी रखना है, विदाउट ईडीटीए का भी हम एक कलेक्ट करेंगे और एक हम कलेक्ट करेंगे जिसमें ईडीटीए प्रेजेंट हो, जिससे कि वो कोएगुलेट ना हो, ओरिजिनल कंडीशन में लैब में पहुंचे, दोनों तरीके से हम कलेक्ट करके सैंपल को पहुंचाते हैं। अब मान लो बहुत थोड़ा सा ही ब्लड प्रेजेंट था, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि हम कॉटन से रब करेंगे, ठीक है, रब करेंगे, धीरे धीरे रब करेंगे और हम उसको जो है स्टेन को अगेन डालेंगे अपने उसमें वाइल में, ठीक है, वाइल में डालेंगे, पैक करके भेज देंगे। मान लो कि दीवार पे प्रेजेंट है, ड्राई हो चुका दीवार पे है, तो क्या ऐसे खरोच लो, स्क्रैप कर लो, ठीक है, उसको स्क्रैप करके बाइल में ही डालना, स्क्रैप कर लो, बाइल में रखो, पैक करो, भेज दो। समझ गए अलग अलग तरीके के ब्लड सैंपल्स को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। अब क्या लिखा है, ऑल कलेक्शन शुड बी पैक्ड इन प्लास्टिक और ग्लास वाइल, इफ वेट ड्राई इट, अगर वेट है तो ड्राई करो। ये है वाइल्स, ये देखो ये देखो, ये है वाइल्स, इनमें कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक के वाइल्स आने लगे हैं अब, ग्लास वाइल्स भी आते हैं, इनमें कलेक्ट करते हैं। व्हेन होल ब्लड इज कलेक्टेड, ये अदर कंडीशन है, व्हेन होल ब्लड इज कलेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, sample should be placed in glass vial. Anticoagulant like EDTA are used for stopping blood coagulation. Preservatives like sodium oxalate seeded brown top plastic vials are used. देखो ये basically बोल रहा है anticoagulant होता है EDTA, तो हम वो डालते हैं। प्रिजर्वेटिव जैसे कि सोडियम ऑक्सलेट डाले जाते हैं, और ब्राउन कैप के जो आते हैं, ब्राउन प्लास्टिक जो रहती है उसमें हम इन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये बस दिया हुआ है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्लियर है, आगे बढ़े। अब फुटप्रिंट है, शू प्रिंट है, टायर मार्क्स है। एक क्राइम सीन पे ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ खून ही मिलेगा, सिर्फ गन ही मिलेगी, बहुत सारे अलग अलग एविडेंसेस मिलेंगे, तो हर एविडेंस को अलग अलग तरीके से पैक भी किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो प्रिंट्स मिलेंगे, देखो फुटप्रिंट दिख रहे हैं आपको अलग अलग तरीके से, तो क्या करेंगे, हर चीज की सबसे पहले तो फोटोग्राफी होती है। किसी भी क्राइम सीन पे जाओगे सबसे पहले फोटोग्राफी होती है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि एक प्रोसीजर क्या होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लो, प्रॉपर स्केल रख के, ऐसे साइड में ना स्केल रखा जाता है मेजरमेंट के लिए, फिर फोटो ली जाती है। फिर अब कास्टिंग करनी है, 3D प्रिंट है ना, मान लो मिट्टी में धसा हुआ प्रिंट है या पेंट में धसा हुआ प्रिंट है, 3D प्रिंट है, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग मेथड वगैरह जो होती है वो मैं आगे बताऊंगी अगर जरूरत लगी तो, नहीं तो बस इतना ध्यान रख लो, 3D प्रिंट में हम कास्टिंग करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे कास्टिंग होती है। हम डेंटल स्टोन का भी यूज करते हैं कास्टिंग के लिए। अगर स्नो में है हमारे पास में, तो हम स्नो में भी अलग तरीके से, एक स्नो पेस्ट होता है उसका यूज करते हैं हम कास्टिंग करने के लिए। अलग अलग तरीके से कास्टिंग की जाती है। फिर पैकेज द कास्ट, पूरा मान लो हमने कास्टिंग करी, 3D प्रिंट था हमारा, शू प्रिंट निकल के आ गया एकदम बढ़िया जो है। यहाँ पे शू प्रिंट हमारा हमने उठाया,
उसको अब हम क्या करेंगे, एक लार्ज जैसे कार्डबोर्ड का डब्बा लेंगे, ठीक है, ब्राउन कलर का जो कार्डबोर्ड का डब्बा होता है उसमें रखेंगे, चारों तरफ से उसको हम सिक्योर करेंगे, बंद करेंगे और उसमें हम पैक कर लेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाली हूँ। सीमेंट स्टेन्स मिले अगर, है ना, मान लो कोई असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में यूजुअली हमें सीमेंट के स्टेन्स मिलते हैं बेडशीट पे या विक्टिम की क्लॉथ्स पे, विक्टिम की बॉडी पे, तो फोटोग्राफ लिया जाता है, फिर उसको जो है अगर कोई कपड़े वपड़े पे प्रेजेंट है तो डायरेक्टली वो पूरा आर्टिकल प्रिजर्व कर लो और स्टेन को ड्राई करो। मान लो बहुत बड़ी बेडशीट पे है और वो है वेट है तो उसको पहले ड्राई करो, एयर ड्राई करो, फिर पैक करो। पेपर बैग में या पेपर एनवलप्स में उसको रखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग और ब्लड ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है, इससे सेमिनल स्टेन से। फिर सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, कलेक्ट ऑन क्लीन वाइट गॉज वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लव्स, एयर ड्राई इट, सीधी बात है, प्लास्टिक के कंटेनर में प्रिजर्व किया जाता है। यूजुअली सलाइवा ना किस केस में लेते हैं, असॉल्ट के केसेस में लेते हैं, जब हमें डाउट होता है तो डीएनए प्रोफाइलिंग करी जाती है, इससे ब्लड ग्रुपिंग भी की जाती है सलाइवा से, तो इसलिए कलेक्ट करते हैं। फिर हेयर, अब देखो हेयर जो है वो बहुत थोड़ा सा मिलेगा, मारपीट हुई है, मर्डर का केस है तो विक्टिम ने जो है वो हुआ होगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रगल हुआ होगा। स्ट्रगल में क्या हो सकता है कि उसके हाथ में ही हमें मिल जाए, बाल मिल जाए उसके सस्पेक्ट के, तो वो हमें जो है यहाँ पे कलेक्ट करने होते हैं, तो हम हाथ से नहीं छूते हैं। देख रहे ट्वीजर, ट्वीजर होता है ऐसा, ट्वीजर, ट्वीजर की हेल्प से हम उसको उठाते हैं, प्लास्टिक बैग या फिर पेपर एनवलप में हम उसको रख लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी तरीके होते हैं ये करने के, ठीक है। अब कई बार होता है कि नहीं दिख रहे होते हैं हमारे लिए, हेयर्स नहीं दिखते, तो वैक्यूम का यूज करते हैं, वैक्यूम क्लीनर का यूज करके कलेक्ट करते हैं इस एविडेंस को। क्लियर। अब फाइबर्स की भी सेम कहानी है, फाइबर्स भी जो है ट्वीजर से ही हम कलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक बैग्स या फिर हम जो एनवलप होते हैं ब्राउन कलर के उनमें रखते हैं। टेप लिफ्टिंग भी की जाती है, कई बार जो है टेप का यूज करके ऐसे ऐसे लिफ्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फाइबर्स हो सकते हैं कि मिल जाए, तो टेप लिफ्टिंग मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखो जब भी हमने एविडेंस लिए, ये देखो हमने अलग अलग एविडेंसेस लिए, अब इनमें ना एक प्रोसेस होती है, वो मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ क्या प्रोसीजर होती है। हर एविडेंस को सेपरेटली हमने पैक कर लिया, पैक करने के बाद में हमने उस एविडेंस को, ये एनवलप है, इस पे हमने एविडेंस की सारी डिटेल्स लिखी, किसने कलेक्ट करा, कितने बजे कलेक्ट करा, केस नंबर क्या है, एफआईआर नंबर क्या है, जो पुलिस स्टेशन कौन सा है, सब कुछ, विटनेसेस का नाम लिखना, किन विटनेस के सामने हुआ है, किस टाइप का एविडेंस है, ठीक है, ये सब इसमें हमें मार्क करना होता है। केमिकल एविडेंसेस हैं तो हम उनको केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड का लेवल का मार्क देंगे, ठीक है, सब कुछ हम उस पर लेबल करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल उस एविडेंस के ऊपर के जिसमें पैक किया उसमें लिखा होगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पे एनवलप का जो है, ये हमने ऐसा एनवलप बंद कर दिया, ठीक है, बंद करने के बाद में इसके ऊपर यहाँ पे जहां जहां ओपनिंग है कि यहाँ से खुला जा सकता है, तो यहाँ सील लगा दी, ऐसे दिखती है सील, यहाँ सील लगा दी हमने, ठीक है, यहाँ सील लगा दी हमने कि कोई इसको खोल नहीं सकता है। सील लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सील नहीं लगी है तो वो एविडेंस एफएसएल में एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर सील नहीं लगी है तो अगर सील टूटी है तो भी वो एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होता है, तो सील प्रॉपरली लगनी चाहिए। अगर सील प्रॉपरली दिख नहीं रही है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए प्रॉपरली सील लगानी है। उसके बाद में ही जो है यहाँ पे एविडेंसेस को प्रॉपर सबको पैक करो, एक कार्टन में रखो और जो भी पुलिस इंस्पेक्टर है उनके हाथ से एफएसएल में पहुंचा दिया जाता है। अब सुनो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ में एक और चीज आती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कहाँ पे फॉरवर्डिंग लेटर जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं मेंशन होगा इन पॉइंट्स में, आप लोग पढ़ लेना ये सारे पॉइंट्स। एक फॉरवर्डिंग लेटर जाता है, फॉरवर्डिंग लेटर क्या होता है, फॉरवर्डिंग लेटर में बेसिकली परमिशन दी हुई होती है ना। फॉरवर्डिंग लेटर में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को परमिशन दी है कि सर हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए है कि ये ब्लड है या नहीं है, ठीक है, ये हेयर है या नहीं है, अगर है तो किसका है, डीएनए प्रोफाइलिंग कर दीजिए, ठीक है। एक एक चीज लिखी होती है उसमें कि फॉरवर्डिंग लेटर में वो परमिशन देते हैं कि सर आप इन एविडेंसेस के साथ में अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और फिर हमें अपनी रिपोर्ट दे सकते हो, हम आपको पूरी परमिशन दे रहे हैं। और इसी के साथ में सील की एक कॉपी भी भेजी जाती है, जो सील लगाई है ना हमने एविडेंस पैक करने में, यहाँ पे जो सील लगी है, सील की एक कॉपी भेजी जाती है, जिससे कि हम उस कॉपी से जो हमारे एविडेंसेस आए वो मैच कर लें कि मैच हो रही है सील या नहीं है। क्यों, इतना क्यों सिक्योरिटी, भैया ये एविडेंस किसी को न्याय दिला रहा है,
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसा कंफर्म होना चाहिए कि बीच में एविडेंस बदला तो नहीं गया, किसी ने जो है इसमें घुरापात तो नहीं करी, इसलिए चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? इतना ही था। आगे के वीडियोस में हम पढ़ेंगे फिंगरप्रिंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इतना ही बेसिक जानना आपको इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ध्यान रखना, टाइम टेबल TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास होती है, बायोलॉजी की क्लासेस मंडे वेंसडे और फ्राइडे होती है, ठीक है, सेकंड चैनल पर, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।